नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जीव विज्ञान के कक्षा 12वीं के पेपर के बारे में। साथियों, इससे पहले हमने एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया था जिसमें कि हमने सारे जितने भी जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वन वर्ड क्वेश्चन थे, सारे जो है क्वेश्चंस को हल किया था। आज हम जो है इससे आगे वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। साथियों, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपकी बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इनको छोड़ करके आ जाते हैं और उनके मार्क्स जो है कट जाते हैं। तो आइए आज हम समझने वाले हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, कैसे इनको समझ के हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच से ही इन क्वेश्चंस को ले लिया जाता है। और एनसीईआरटी जब से आई है सिलेबस में, एमपी बोर्ड और हम सीबीएसई में तो पहले से ही था, लेकिन एनसीईआरटी में जब से ये क्वेश्चंस आने लगे हैं तो ये कहीं से भी उठा के इन क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। तो सही साथियों, आज हम जो है इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमने जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन थे, ये वाले सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जो है सही जोड़ी मिलाइए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सारे क्वेश्चंस के हल हमने कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है साथियों, यहाँ पर बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। साथियों, आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हमने इसके लिए आपके लिए अलग से एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें कि आप जो है उन आंसर को स्क्रीनशॉट ले सके और मैं आपको उनके बारे में समझा सकूं। तो साथियों, यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। इसमें हम जो है सबसे पहला जो है बहुभ्रूणता का तात्पर्य एक ही अंडाशय बीज में एक से अधिक भ्रूण विकास या एक निषेचन के अंडे के पूर्ण निषेचन से है। पॉलीहेड्रा के कारण लोगों के जुड़वा बच्चे एक जैसे होते हैं। जानवर और पौधों दोनों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। इस स्थिति में सबसे पहले संतरे के बीज में यहाँ पर एक जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले 1719 में सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो साथियों, एक ही अंडाशय से जब 2 भ्रूण विकसित होते हैं या 2 से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो ऐसी कंडीशन को जो है पॉलीएम्ब्रॉयडी या फिर बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो साथियों, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, स्वपरागण व परपरागण में कोई 2 अंतर लिखिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। तो साथियों, स्वपरागण और परपरागण में 2 अंतर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। साथियों, स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। साथियों, हमने यहाँ पर 2 पौधे ले लेते हैं, है ना। ये 2 पौधों के माध्यम से हम स्वपरागण और परपरागण को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब ये साथियों, हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 फ्लावर वाले 2 पौधे ले लिए हैं, है ना। फ्लावर वाले यानी यहाँ पर हमने जो है किसी भी एंजियोस्पर्म के पौधे को हम यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए कि स्वपरागण और परपरागण को हम कैसे समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये 2 प्लांट हैं। अब देखिए स्वपरागण में क्या होता है। जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प के
वर्तिकाग्र पर परागकण वापिस से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है साथियों? इसको हम स्वपरागण कहते हैं। उसमें एक और कंडीशन आती है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी क्या होता है साथियों? एक ही पौधे के एक पुष्प के अगर वर्तिकाग्र से उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर अगर परागकण परागित होते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है साथियों? इसको हम गिटेनोगेमी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गिटेनोगेमी कहते हैं। और परपरागण को समझते हैं साथियों। परपरागण में क्या होता है? एक ही पौधे, उसी एक ही जाति के एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पर अगर परागकण यहाँ पर परागित होते हैं तो यह घटना क्या कहलाती है साथियों? परपरागण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। तो साथियों आपको इसमें अंतर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आपको यहाँ पर भी ये अंतर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या लिखा है? फूल के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वपरागण होता है। यानी एक ही पौधे के दो पुष्प हैं, अगर उन एक पुष्प से उसी पुष्प पर अगर परागकण आरोपित होते हैं तो वो स्वपरागण कहलाता है। और अगर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर अगर परागकण आते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है? वो घटना जो है परपरागण कहलाती है। ऑटोगेमी स्वपरागण के लिए एक और शब्द है। यह द्विलिंगी पौधों में होता है। साथियों पौधे का बायसेक्सुअल होना जरूरी है, तभी उसमें स्वपरागण की क्रिया होगी। अगर पौधा एक लिंगी है तो उसमें जो है परपरागण की प्रक्रिया होती है। अब परपरागण क्या होता है? परपरागण तब होता है जब एक फूल से पराग उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल पर, दूसरे पौधे के पुष्प पर जो है जाता है तो वो घटना जो है परपरागण कहलाती है। ये हमेशा एक लिंगी पौधों में परपरागण की घटना पाई जाती है। आइए साथियों दूसरे क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमको दिया है कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है ना? यहाँ पर कोलेस्ट्रम को हम देख लेते हैं। कोलेस्ट्रम क्या है? तो कोलेस्ट्रम साथियों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कोलेस्ट्रम एक नवदुग्ध जो होता है उसको जो है कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसको आप लोग और भी अच्छे से समझ लेंगे, इसको मैं बता देता हूं आपको। कोलेस्ट्रम एक स्तन द्रव है। कोलेस्ट्रम एक स्तन द्रव है जो स्तन का दूध निकलने से पहले मनुष्यों, गायों, अन्य स्तनधारियों को उत्पादित होता है। जितने भी जो मैमल्स हैं, जितने भी जो स्तनधारी हैं, जो उनका प्रेगनेंसी के बाद में जो उनका नवदुग्ध होता है उसे ही साथियों क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और यह बहुत पौष्टिक होता है और इसमें बहुत उच्च स्तर के एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो संक्रमण और बैक्टीरिया से क्या करते हैं? बच्चे की रक्षा करते हैं। इसलिए साथियों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद में जो बच्चा होता है उसको जो है नवदुग्ध दिया जाता है। अब आगे अगला जो क्वेश्चन साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसको हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो दिया है इम्प्लांटेशन क्या है? क्या दिया है साथियों? इम्प्लांटेशन से क्या सही है? इम्प्लांटेशन क्या है? तो साथियों इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है ना? प्रत्यारोपण या मानव भ्रूण प्रत्यारोपण इसको कहा जाता है।
साथियों आपको पता है कि हम मनुष्य में ह्यूमन का जो गर्भ नाल होती है, जो गर्भ होता है, तो गर्भ में कितनी 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। तो जब निषेचन के बाद में भ्रूण जो है सबसे जो बाहरी परत होती है, सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसके ऊपर आरोपित होता है ना, उसके ऊपर आरोपित होता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहा जाता है ना। तो साथियों इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार जो है मनुष्यों में गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण को प्रत्यारोपण कहा जाता है। इसका और डिटेल में देख लेते हैं। एक बार जब अंडा उपयोगी शुक्राणु द्वारा क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है। उपयोगी शुक्राणु के द्वारा क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है। तो यह फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और फिर प्रसव पूर्व विकास के लिए गर्भाशय की दीवार से संपर्क बनाता है। पूरी निषेचन प्रक्रिया में आमतौर पर 9 से 10 दिन लगते हैं। यदि निषेचन प्रक्रिया असफल हो जाती है तो अंडे अगले मासिक धर्म प्रवाह में बाहर निकल जाते हैं। तो साथियों जब निषेचन के बाद में भ्रूण जब गर्भावस्था की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उस पर जब भ्रूण आरोपित होता है तो उसी घटना को इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है हमारा, यौन शिक्षा से क्या आशय है? यौन शिक्षा जो होती है उससे क्या आशय है? आजकल काफी ज्यादा हमने देखा है कि 3 से 4 सालों में यौन शिक्षा से लेकर अलग अलग जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यौन शिक्षा क्या है? इसको इंग्लिश में सेक्स एजुकेशन कहते हैं। यौन शिक्षा मानव यौन शरीर रचना, विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, यौन संयम और गर्भ निरोध सहित विभिन्न मानव कामुकता से संबंधित विषयों, संबंधित अनुदेशों को कहा जाता है। यौन शिक्षा सबसे सरलतम मार्ग माता पिता और संरक्षक होते हैं। तो साथियों यौन शिक्षा से संबंधित बच्चों को यौन शिक्षा से संबंधित इसमें जो है शारीरिक, उनकी जो शारीरिक रचना है, उनके जो लैंगिक जनन है और उनमें जो मानव यौन गतिविधि होती है, इससे रिलेटेड बच्चों को क्या कहा जाता है? बच्चों को इसमें क्या दी जाती है? बच्चों को इसमें जानकारी दी जाती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो साथियों बहुत सारे दंपत्ति आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको जो है बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या जो महिला है वो जो है गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से वो जो है अपना निषेचन करवा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ टेक्निक का इसमें यूज किया जाता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म भी साथियों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो पीड़ित दंपत्ति होती है उसका अंडाणु लिया जाता है और उसको जो है शुक्राणु से लेब के अंदर उसको एक टेस्ट ट्यूब में जो है मिलाया जाता है और उसको गर्भाशय में स्थापित करने के लिए वो फर्टिलाइज जो एग होता है यानी कि वो क्या बन जाता है साथियों? जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट को जो है टेस्ट ट्यूब से निकाल करके कहां पर? गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? प्रवेश करवा दिया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं साथियों? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो साथियों ग्रिगोर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो है आनुवांशिकी से संबंधित 3 नियम दिए थे। तो आनुवांशिकता का जो पहला नियम है वो है प्रभाविता का
नियम। इनका पूरा नाम ग्रिगोर जॉन मेंडल था और इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। साथियों, पहला नियम इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया था, इन्होंने बताया था कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले पौधों का क्रॉस करवाया जाता है, विपर्यासी लक्षण यानी कि एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से करवाया जाता है, तो जो पहली जो पीढ़ी बनती है जिसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, जो पहली पीढ़ी बनती है, जो F1 पीढ़ी हम जिसको कहते हैं, वो जो है उसमें जो है एक में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। मतलब सारे पौधे उस पीढ़ी में कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। तो उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको जो है प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये लंबा पौधा ले लिया, यहाँ पर हमने ये टीटी जो है, ये टीटी जो है, ये लंबे पौधे, इनका क्रॉस कैसे बौने पौधे से करवाएंगे, तो पहली पीढ़ी में यहाँ पर इनका जो जीनोटाइप होगा वो तो अलग होगा, लेकिन ये सारे जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। ये यहाँ पर साथियों ये बौने पौधे हैं और यहाँ पर ये लंबे पौधे हैं। तो इनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में हमेशा लंबे पौधे ही बनते हैं। ये नियम जो है मेंडल की प्रभाविता के नियम से इसको जानते हैं। आइए हम, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेंडल का प्रभाविता का नियम, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, दूसरा छिप जाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं साथियों। दूसरा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो दिया है एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाता है साथियों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जैसा कि आपने देखा कि जब हम एक ही बार में, जब हम किसी पौधे या किसी बीज का क्रॉस करवाते हैं तो जब हम एक बार में एक ही लक्षण को लेते हैं, जैसे कि हमने एक तो लंबा पौधा ले लिया और एक कैसा ले लिया, बोना पौधा ले लिया, तो उन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस कहेंगे। जब एक ही लक्षण क्रॉसिंग में जब एक ही लक्षण को लिया जाता है तो उसको जो है हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, एक संकर क्रॉस ऐसा क्रॉस है जिसमें एक समय में जीन के दो विपर्यासी विभेदकों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो साथियों इसका ये कारण था कि मटर के पौधे जल्दी से उपलब्ध हो जाते हैं, उसके बाद में इनका जो टाइमिंग है, इनका जो समय अंतराल है, इनकी जो फसल है वो जल्दी से आ जाती है, इसलिए मटर के पौधे। और मटर के पौधे कैसे होते हैं, द्विलिंगी पौधे होते हैं, तो इनमें जो है एक संकर जो है स्वपरागण परपरागण की प्रक्रिया को हम आसानी से करवा सकते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा आसानी से क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। यह एक साल में कई बार लगाया जा सकता है और इसके पुष्प आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इसके पुष्प आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद में इसकी जो परागण क्षमता होती है, इसकी परागण क्षमता अधिक होती है और जो है ये पौधे क्या हो जाते हैं, आसानी से बड़े हो जाते हैं और किसी भी मौसम में इनको जो है उगाया जा सकता है। सर्दी में, गर्मी में, किसी भी टाइम पे हम जो है मटर के पौधे को उगा सकते हैं। इसलिए जो है जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन के बारे में समझाइए। तो उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है साथियों, म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन से हम समझते हैं कि उत्परिवर्तन विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे कि प्रकाश, डीएनए प्रतिकृति के दौरान गलतियों के कारण हमारे डीएनए बेस जोड़ी क्रम क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। साथियों, किसी घटना या किसी प्राकृतिक कारण की वजह से अगर किसी व्यक्ति के डीएनए का जीन जो है परिवर्तित हो जाता है तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं साथियों। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है, ये डीएनए का डायग्राम दिया गया है। तो इसमें ये जो जीन्स हैं, ये अगर क्या हो जाते हैं, किसी प्राकृतिक घटना के कारण ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएमओ से क्या आशय है। जीएमओ, सबसे पहले तो साथियों इसका पूरा नाम पूछा जाता है। तो इसके पूरे नाम को हम देख लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है ना। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का पूरा नाम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। साथियों, कुछ ऐसे जीवाणु, विषाणु या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीन को क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जिनके जीन को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जीएमओ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, जीएमओ कहेंगे। साथियों, अगर हम इसको देखें तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को क्या कहा जाता है, जैसे इसमें पौधे भी आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी आ सकते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए को इस तरह से बदल दिया गया है जो प्राकृतिक रूप से संभोग या प्राकृतिक पुनर्योजन द्वारा नहीं हो सकता है। तो साथियों, आनुवांशिक रूप से रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से किसी पौधे, किसी जानवर या किसी सूक्ष्म जीव के डीएनए को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब साथियों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको हम देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 पर है हम। साथियों, बीटी कॉटन की दो विशेषताएं बताइए। साथियों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बीटी कॉटन होता क्या है। यहाँ पर बीटी से तात्पर्य, बी से है बैसिलस और टी से है थुरिंजिएसिस। तो ये क्या हो गया साथियों, बीटी हो गया। तो ये जो एक प्रकार का जीवाणु है, इसका प्रयोग किया गया है कॉटन के पौधे पर। किसके ऊपर किया गया है, कॉटन के पौधे पर। साथियों, हम देखते हैं कि जो कपास का जो पौधा होता है, कॉटन का जो पौधा होता है, उससे बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, फ्लाइज होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो बीटी कॉटन जो है, इसमें इसके जेनेटिक मटेरियल जो था पौधे का, उसमें जो है बीटी, बैसिलस थुरिंजिएसिस को जो है इंजेक्ट करवा दिया गया, जिससे कि जो पौधे थे उनमें किसका निर्माण हुआ, क्राई प्रोटीन का निर्माण हुआ। साथियों, किसका निर्माण हुआ, क्राई प्रोटीन का इसमें निर्माण हुआ। अब ये क्राई प्रोटीन जैसे ही जो पत्ती होती है, कॉटन की जो पत्ती होती है, उस पे इंसेक्ट जाता है और उसको जो है फीड करता है। तो जैसे ही ये इंसेक्ट या कीट उसको क्या करेगा, फीड करेगा, इंसेक्ट इसको क्या करेगा, फीड करेगा। तो ये जो बीटी है,
ये बेसिलस thuringiensis है, ये कहाँ चला जाएगा, उस इंसेक्ट के अंदर चले जाएगा और उसके प्रोटीन निर्माण की घटना को क्या कर देगा, रोक देगा। तो उससे वो क्या हो जाएगा, कीट जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी और ये हमारा जो कॉटन का पौधा है ये बच जाएगा। तो साथियों, बेसिलस thuringiensis की खोज 1909 में एक जापानी जीव विज्ञानी शिगेटेन इशिवातारी ने की थी। अब इसकी खासियत क्या है, बेसिलस thuringiensis जीन के सम्मिलन से कपास के पौधे की कोशिकाएं क्रिस्टल कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, क्राई प्रोटीन कहा जाता है। ये कीटनाशक प्रोटीन सबसे हानिकारक कपास कैटरपिलर कीटों जैसे तंबाकू बडवर्म और बॉलवर्म लार्वा को मारने के लिए क्या है, प्रभावी है। जैसे कोई कीट इसके पत्ते को या कपास के पौधे को फीड करता है तो ये क्राई प्रोटीन क्या कहाँ चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है और उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका पार्ट 3 में साथियों आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं। उसमें जो मेजर जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पे हमारे दूसरे जो वीडियोस हैं, जो मॉडल पेपर के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है, उसको जाके आप जरूर देखें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आपको जानकारी हो।